तैयार साथियों। भारत देश में एक बड़ा अभियान चल पड़ा है भारत स्वाभिमान का, उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। और मेरा आनंद दोगुना आज इसलिए भी है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए मेरे गुरु तुल्य माता पिता भी दोनों मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, भाव से चरण स्पर्श करता हूँ। भारत स्वाभिमान का जो अभियान चला है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है। ये अभियान 5 जनवरी 2009 को स्थापित हुआ है और बहुत तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है। लगभग 6 महीने अभी हुए हैं इस अभियान को शुरू हुए और 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हुए हैं और अगले 6 महीने में करीब 11,50,000 कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसके अलावा परोक्ष रूप से हमें काम में मदद देने के लिए सहयोगियों की संख्या करोड़ों में है। इस देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा हमारे सहयोगी तैयार हो रहे हैं इस काम में हमारे लिए तन मन धन से मदद देने के लिए। इस अभियान को क्यों शुरू किया है, इसकी ज़रूरत क्या है, भारत देश की आज़ादी के 62 साल के बाद इस तरह का काम करने का महत्व क्या है, ये सब बड़े प्रश्न हैं। कोशिश करूंगा कि मेरे व्याख्यान से उनका जवाब मिल सके और मेरे व्याख्यान के बाद मैं आपको भरपूर समय दूंगा प्रश्नोत्तर करने के लिए। आप जितनी देर यहाँ प्रश्न करना चाहेंगे मैं यहाँ बैठूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। भारत स्वाभिमान का अभियान जो शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है और ये अभियान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नीतियाँ क्या हैं, इन सब बातों को शुरू करने से पहले देश के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे कहना चाहता हूँ। अपने भारत देश की आज की जो वर्तमान परिस्थिति है बड़ी भयावह है। देश की दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं है। हमारे भारत की जो दशा है बहुत खराब है। आज़ादी के 62 साल के बाद इतनी खराब स्थिति किसी देश की हो सकती है, ये सुनकर बहुत अफसोस मन में होता है। और ये एक ऐसे देश के बारे में अफसोस होता है जिस देश में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, नाना फडणवीस, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, कित्तूर चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, ऐसे महान महान क्रांतिवीरों की जन्मस्थली कर्मस्थली जो देश रहा, उस देश के बारे में ये जान और सोचकर बहुत अफसोस होता है कि इतनी खराब हालत है। हमारे महापुरुषों के नाम लेना शुरू करें तो श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, नानक साहब, हमारे देश में दक्षिण में हुए तिरुवल्लुवर, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ऐसे अनेक अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली भारत, उसकी आज की दशा देखकर बहुत अफसोस और दुख होता है। कभी इस देश में राम राज्य रहा, कभी इस देश में कृष्ण राज्य रहा। राम राज्य के बारे में आप सभी जानते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कदहु न व्यापा। माने भगवान श्री राम की राज्य की स्थिति ऐसी रही है कि दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख कभी किसी को नहीं रहा। और ये 3 तरह के ही दुख जीवन में सबसे बड़े होते हैं, कभी नहीं रहे इस देश में। ऐसा राज्य कभी चलता रहा जिस देश में आज उस राज्य में हर व्यक्ति को दैहिक दुख, हर व्यक्ति को दैविक दुख, हर व्यक्ति को भौतिक दुख हो गया, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया हमारे देश को? कौन सी ऐसी विपदा ने घेरा, कौन सी ऐसी हमारी कर्महीनता की स्थिति बनी है, क्या हो गया है जो हम इतनी दारुण स्थिति में हैं? जिस भारत में श्री राम ने कभी शासन किया और राम राज्य में कभी कोई गरीब नहीं, भूखमरी का शिकार नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई डकैती नहीं डालता, किसी को फांसी नहीं देनी पड़ती, कोई अपराध नहीं होता, ऐसा आदर्श राज्य जिस देश में रहा हो, उस देश के आज के राज्य की व्यवस्था बहुत शोचनीय है, बहुत ज़्यादा दुर्गतिपूर्ण है। कुछ छोटी छोटी बात आंकड़े में करूं तो वो कुछ ऐसी बातें हैं। 115 करोड़ की आबादी का देश है और इस 115 करोड़ की आबादी के देश में 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं। इतनी दारुण स्थिति है इस देश की।
हमारे भारत देश की जो सरकार चल रही है इस समय, उसके प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विषय के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। हमारे देश की सरकार का एक बड़ा विभाग होता है जिसका नाम है योजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट। पंचवार्षिक योजनाएं जहां से बनती हैं, उस विभाग के सालों साल उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। श्रीमती इंदिरा गांधी जब इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनके आर्थिक सलाहकार रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। बंगाल की सरकार के सालों साल वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। दुनिया के कम से कम 25 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं, पेंसिल्वेनिया में जाते हैं, बफेलो में जाते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं। दुनिया भर के जितने बड़े विश्वविद्यालय आप जानते हैं, हर जगह उनकी क्लास होती है, उनके लेक्चर्स होते हैं। इतने विद्वान व्यक्ति को भारत की सरकार ने एक जिम्मेदारी दी थी थोड़े साल पहले, लगभग 5 साल हो गया, और उनको ये कहा था कि भारत की आज़ादी के 62 साल के बाद गरीबी की स्थिति क्या है, इसका पता लगाइए, इस पर अध्ययन करिए। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने 5 साल अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है जो करीब 700 पेज की है। पूरी रिपोर्ट तो नहीं सुना सकता, समय की बहुत कमी है, लेकिन उस रिपोर्ट का सबसे मुख्य अंश मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने रिपोर्ट में लिखा कि मुझे इतनी हैरानी है, इतना अफसोस है, इतना दुख है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 साल के बाद इस देश के विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। ये एक बहुत विद्वान प्रोफेसर कह रहा है। उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस समय। वो कह रहे हैं कि विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, लगभग विकास नहीं हुआ है। क्यों? वो ये कहते हैं कि जब आज़ादी आई 1947 में तो 4 करोड़ लोग गरीब थे और जनसंख्या उस समय लगभग 33 करोड़ थी। अब आज़ादी के 62 साल के बाद जनसंख्या 115 करोड़ हो गई और गरीबों की संख्या 84 करोड़ हो गई। माने आज़ादी के 62 साल में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है इस देश में। अंग्रेजों के ज़माने में गरीबी आई थी, उसका कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तान का धन और संपत्ति सब लूट कर ले गए, इसलिए गरीबी आ गई इस देश में। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हो गया इस देश को? इतनी गरीबी कहाँ से आ गई इस देश में? अगर गरीबी को हम ऐसा मान लें कि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती है, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये तर्क देते हैं कि जितनी संख्या बढ़ेगी लोगों की उतनी गरीबी बढ़ेगी। तो जनसंख्या हमारी 3.5 गुनी बढ़ी है, लगभग 3 से 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3-3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12 करोड़ लोग गरीब होने चाहिए। अब 84 करोड़ कहाँ से आ गए? और 84 करोड़ लोगों की गरीबी भी इतनी भयंकर है कि इनमें से लगभग 20 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो 15 रुपए एक दिन में खर्च नहीं कर सकते। लगभग हमारे देश में 20 करोड़ लोग एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 7 रुपए खर्च नहीं कर सकते, और करीब करीब 10 से 11 करोड़ ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी हमारे देश में। अगर जनसंख्या की हिसाब जोड़ें, 34 करोड़ की जनसंख्या डबल कर दो 78 करोड़ हो जाती है। तो आज़ादी के समय में जितनी जनसंख्या थी उससे दुगने से ज्यादा तो अभी गरीब हैं इस देश में। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है इस देश की प्रशासन व्यवस्था पर कि 62 साल में हमारे शासन और प्रशासन ने किया क्या? गरीबी कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ गई। हमारे देश की सरकार हर 10 साल पर जनसंख्या का आकलन कराती है, जिसको आप जनगणना कहते हैं।
जनगणना जब पिछली बार हुई 2001 में और अब होगी 2011 में, तो 2001 की जनगणना के समय सरकार ने कहा कि इस देश में 20 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अर्ध बेरोजगार हैं। अर्ध बेरोजगार से मतलब किसी को साल में 1 महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 2 महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 3 महीने काम मिल जाता है। जब फसल की कटाई होती है तो कुछ को मजदूरी मिल जाती है। जब फसल को शहरों से माने गांव से मंडियों में पहुंचाना होता है तो बैलगाड़ी में ढो कर ले जाने वालों को थोड़ा काम मिल जाता है। कभी गांव में कुछ काम नहीं है तो लोग ईंट के भट्टे पर जाकर नौकरी कर लेते हैं, साल में 2-3 महीने 4 महीने उनको वहाँ काम मिल जाता है। कभी रिक्शा चला लेते हैं, कभी ठेला लगा लेते हैं, कभी रेहड़ी लगा लेते हैं, कभी फुटपाथ पे अपनी दुकान सजा लेते हैं। इस तरह का काम करने वाले 40 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनको अर्ध बेरोजगारों में गिना जाता है। तो अर्ध बेरोजगार 40 करोड़ हैं, पूर्ण बेरोजगार 20 करोड़ हैं, माने लगभग 60 करोड़ लोग हैं जिनको कोई सम्मान नहीं है इस देश में जिंदा रहने के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं है कोई सम्मानजनक। इन्हीं में वो लोग शामिल हैं जिनको आजकल हमारी सरकार के द्वारा कुछ काम दिया जाता है 100 रुपए रोज का 3 महीने तक साल में। आप जानते हैं कि योजना चल रही है भारत सरकार की ग्रामीण विकास के लिए, तो उसमें 3 महीने काम मिलता है। और वो काम भी ऐसा विचित्र है, खड्डा खोदो फिर मिट्टी डालो, फिर खड्डा खोदो फिर उसी में मिट्टी डालो, इसी का काम दे देते हैं 100 रुपए रोज का। इतना अपमानजनक है। वहीं खड्डा खोदा, थोड़ी देर में उसी पे मिट्टी डलवाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सच में कोई उत्पादक काम नहीं है। किसी तरह से बेगार टालने वाली स्थिति है, वो भी इन्हीं 60 करोड़ में शामिल है। तो आजादी के बाद हमने किया क्या है इस देश के साथ? 60 करोड़ लोगों को आज तक हम काम नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए। फिर आप बोलेंगे कुछ लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है इस देश में। हाँ, मिला हुआ है। हमारे देश की सेना में काम करने वाले जो सैनिक हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में लगभग 20 लाख के आसपास हैं कुल। 14 लाख तो आर्मी में है, बाकी एयरफोर्स और नेवी में। फिर अर्धसैनिक बल हैं हमारे देश में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और सीआरपीएफ वगैरह है, वो 35 से 40 लाख हैं। फिर हमारी रेलवे में 15 लाख लोग काम करते हैं। फिर बैंकों में करीब 17 लाख लोग काम करते हैं। फिर बीमा कंपनियों में कुछ 12-13 लाख लोग काम करते हैं। फिर भारत के पब्लिक सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं। फिर सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। फिर राज्य सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। ऐसे कुल लोग अगर मिला दिए जाएं ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक, तो भारत के 35 राज्यों में कुल जमा 2 करोड़ लोग हैं ऐसे। बस 2 करोड़ लोग हैं जिनको परमानेंट नौकरी है, परमानेंट, जिनकी कहीं नौकरी जाने वाली नहीं है। भले उनकी तनख्वाह के लिए कर्ज लेकर सरकार को काम करना पड़े, लेकिन उनकी तनख्वाह बदस्तूर रहने वाली है। और यही 2 करोड़ लोग हैं इस देश में जिनको टीए मिलता है, जिनको डीए मिलता है, जिनको एचआरए मिलता है, और उनका टीए डीए एचआरए समय के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति जिसको आप कहते हैं, तो उनका टीए बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो डीए बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो एचआरए बढ़ जाएगा। उनके दूसरे अलाउंसेस उनको मिल जाएंगे। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि 115 करोड़ के हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बड़े मजे की, ऐश की, आराम की और आनंद की है। 2 करोड़ लोग, बाकी सब भिखमंगों की हालत में। और ये जो 2 करोड़ लोग हैं, इनमें मैंने इनको भी शामिल कर रखा है। टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, नुस्ली वाडिया, गोयनका, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनको भी शामिल कर रखा है। अब कैसा हिंदुस्तान बना है 62 साल की आज़ादी में। एक दिन मैं रिलायंस कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उनके कुछ डेटा निकाल रहा था, आंकड़े निकाल रहा था, तो पता चला कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए। 1 मिनट की आमदनी, मिला के नहीं, अलग अलग। मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 है, 1 मिनट की। तो पूरे दिन की आमदनी 12 से 13 लाख के आसपास निकलती।
अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं जिनकी 1 मिनट की आमदनी 20,000 है और 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनकी 1 दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हमने बनाया। अगर इसको किसी मुहावरे में कहना पड़े तो कुछ ऐसा ही देश है ये कि संपत्ति और समृद्धि के कुछ थोड़े बहुत टापू बन गए हैं, बाकी गरीबी का महासागर और दलदल इस देश में लहरा रहा है। आप में से भी जो लोग यहां बैठे हैं, काफी 80 से 90% आप में से वही लोग हैं वो जो 2 करोड़ वाली श्रेणी में आते हैं। हाँ, आप लोग 84 करोड़ वालों में से नहीं हैं। उनको तो सुबह को खाकर शाम की जी, और शाम को खाकर अगले सुबह की, इसी चिंता में जिंदगी बीतती है। तो हमने किया क्या है इस देश में आजादी के बाद, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और हमारे देश की संसद अब इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को मैं 2 बार मिला ये रिपोर्ट आने के बाद, और मैंने उनसे कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। आपने संसद को दे दिया? हाँ दे दिया। प्राइम मिनिस्टर को दे दिया? हाँ दे दिया। आगे क्या? तो उन्होंने कहा आगे क्या, वो कूड़े की टोकरी में चली गई। आगे क्या? जैसे सब रिपोर्ट आती है और चली जाती है। तो मैंने कहा अगर कूड़े की टोकरी में ही डालना था तो आपने 5 साल इतनी मेहनत क्यों की? तो उन्होंने कहा मैंने मेहनत सिर्फ इसलिए की कि देश के लोगों की आंखें खोल सकूं कि हुआ क्या 62 साल में। हम तो 62 साल में ये मान के बैठे हैं कि देश ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा विकास कर लिया है इस देश ने।